फार्मिंग, पहली बात तो ये है कि हम क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्रीन हाउस गैस इसके एमिशंस की वजह से। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी इंसानी जो आपकी एक्टिविटीज़ है, उसमें एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और मेरे शोबे से जो तल्लुक़ होता है 30 to 32% जो एमिशंस है वो हमारे यहाँ से आती हैं एग्रीकल्चर से। उसमें भी मेन जो पैडी है, जो जिसको हम कहते हैं चावल धान खेती से मीथेन एमिशन होती है। और दूसरा जो आपका एक, आपकी ऑडियंस ज़रूर नेटफ्लिक्स देखती होगी और आप भी देखती होगी, और मैं आपसे वो सजेस्ट करूँगा कि बहुत अच्छी सीरीज़, साइंटिफिक सीरीज़ आई है, यू आर व्हाट यू ईट। आप ज़रूर देखें उसको। तो उसमें उन्होंने वर्ल्ड के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड, वहाँ से उन्होंने करके बताया कि क्यों ये हो रहा है। उसमें ये है कि ये जो आपका ये जो क्या बोलते हैं इसको, नॉन वेजिटेरियन इंडस्ट्री है, खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूएस में। मुझे पिछले साल जाने का मौका भी मिला, और बाई द वे मैं उसी स्टेट में भी था, टेक्सास में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना लार्जर स्केल पे, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, जब तक आप उसको देखेंगे इमेजिन नहीं कर, कहते हैं ना जब तक ताजमहल देखा ना हो तो पता नहीं लगता। तो वो इंडस्ट्री आप देखेंगे तो इसको हम डोगरी में कहेंगे सुर भूल जाते हैं। इतना बड़े बड़े फार्म्स हैं उनके, और वो रेयरिंग कर रहे हैं कैटल्स की आर्टिफिशियल। और फिर वो मेज़ जो जिसको मक्की बोलते हैं, तो मक्की वो कॉर्न देते हैं, वो कॉर्न बोलते हैं, तो कॉर्न देते हैं उसको फीड करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। जम्मू एंड कश्मीर में अभी इन दिनों ठंड पड़ रही है, लेकिन बर्फ़ अभी 1-2 दिन पहले ही पड़ी है। सो वी थॉट वी शुड टॉक अबाउट द क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, क्या फैक्टर्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर एक डेवलपिंग रीजन है, तो उसको कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। इस पॉडकास्ट में हमने जिनके साथ बात की है उनका नाम है डॉक्टर विवेक आर्या। वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉस्ट जम्मू में, सॉइल साइंस। आई थॉट ही विल बी द एप्ट पर्सन टू टॉक अबाउट द क्लाइमेट चेंज। हमने इस पॉडकास्ट में क्लाइमेट चेंज पे तो बात की है, लेकिन हम उनको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, सस्टेनेबल लिविंग कैसे कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बारे में बात की है। हमने रायका के बारे में बात की है, और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर में चल रहे हैं आगे चल के क्या क्लाइमेट पे इफेक्ट डालेंगे उसके बारे में बात की है। सो इट विल बी अ वेरी 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 बेनिफिशियल पॉडकास्ट इन रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट एंड द वेदर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड मेक श्योर प्लीज़ आप इसको एंड तक देखें, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। जम्मू एंड कश्मीर में हाल फिलहाल में अभी बर्फ़बारी शुरू हुई है, इसी से हमें याद आया कि वी नीड टू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, एंड वी हैव एन एक्सपर्ट, डॉक्टर विवेक आर्या। हेलो सर, हाउ आर यू? थैंक यू। सो क्लाइमेट चेंज जम्मू एंड कश्मीर में फॉर अभी के लिए मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें इस पर बात करनी चाहिए। हम आपके साथ इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इन द बिगिनिंग आप हमें आपके बारे में थोड़ा सा बताएं, आपके एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं बेसिकली पुंछ से हूँ, और मेरी जो स्कूलिंग अप टू 12th है वो पुंछ में हुई है। ओके। और उस ज़माने में पुंछ में स्कूल ही एक होता था, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ 10+2, और लड़कियों का भी एक ही था। अभी प्राइवेटाइजेशन के बाद शायद 1-2 स्कूल और खुले हुए। तो आपको नॉर्मली अप टू आई थिंक 2004, 5, 6 तक जितने भी लोग मिलेंगे अलग अलग स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी में, वो एक ही स्कूल से पढ़े हुए। तो हमारी अलुमनाई सबसे बड़ी होगी मुझे लगता है। स्कूलिंग वहाँ से हुई। तो उसके बाद मैंने एग्रीकल्चर जो है वो आगरा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, वहाँ से किया MSc। क्योंकि मेरे को सिलेक्शन मिला था इलाहाबाद में, लेकिन जो सब्जेक्ट मैं चाहता था वो मुझे मिला नहीं, और जो मिला मैं उसका नाम ले नहीं सकता क्योंकि मेरे दोस्त सुन रहे हो। तो ऐसा है कि मैं फिर वहाँ रहा एक महीना। मुझे लगता है कि वो 1 महीने में मैंने फिर से ट्राई करता, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफाई किया। और फिर मैं इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर, छत्तीसगढ़, नई स्टेट बनेगी, 2001 की बात कर रहा हूँ, 2001 याद रहता है सबको जी।
9/11 की वजह से हाँ जी। हाँ 9/11 की वजह से, क्योंकि उस दिन मेरा डेट ऑफ इंटरव्यू था काउंसलिंग के। तो मुझे याद आता है मैं होटल में एक कमरे में उठ रहा था, तो बाहर निकला तो देखा कि ब्रेकिंग चल रहा है। तो वो ट्विन टावर्स पे एक मिलिट्री अटैक हुआ था, बहुत बड़ा डिजास्टर। तो वहाँ से मैंने 2 साल किया, और ईश्वर की, अल्लाह की, बाई गुरु की कृपा रही, और बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला वहाँ पे। तो जो एडवाइजर्स थे, डॉक्टर दास थे, डॉक्टर पाटिल साहब, तो इनफैक्ट वहाँ पे 2 टेन्योर वाइस चांसलर रहे, 2 बार डीन रहे, और 3-4 यूनिवर्सिटी में वीसी थी। तो वहाँ से थोड़ा विजन चेंज हुआ मेरा। और फिर मेरे को पीएचडी करने का मौका यहाँ से मिला, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्क्वाश जम्मू से। और पीएचडी के बाद मैंने एक रिसर्च फेलोशिप ज्वाइन की, और 8 में मैंने बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट कठुआ कैंपस में, हमारी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट सेंटर्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में है, तो कृषि विज्ञान केंद्र कठुआ में मैंने ज्वाइन किया। अमरीश वैद साहब हमारे तब वहाँ पहुँचते। और इस दौरान मेन कैंपस में मैं 2012 में जनवरी में यहाँ पे, यानी चट्ठा जो हमारा मेन कैंपस है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आपकी ऑडियंस को भी बोलूँगा कि आए ज़रूर, आप भी है एग्रीकल्चर, वेटनरी, हॉर्टिकल्चर। तो 2012 से अभी तक मैं यहाँ पे हूँ। अभी बतौर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, और काम कर रहे हैं बच्चों के साथ मिलकर रिसर्च स्कॉलरशिप सब। ओके सर, हमें पता है कि इस दौरान जितनी भी जर्नी रहती है, हमारे माँ बाप का, स्पेशली फादर या मदर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। आपकी जर्नी में आपके फादर या मदर का क्या रोल रहा है? फादर बहुत कमाल के आदमी थे, वो कमाल करते थे और चले गए जल्दी। अनफॉर्चुनेटली उनका एक बड़ा फेटल एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे उधमपुर के पास। बड़ी यंग एज में उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, और लेक्चरर जिसको बोलते हैं वो बन गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अडल्ट एजुकेशन, वो 89 में उनका इंतकाल हो गया। दैट टाइम ही वाज जस्ट 44 ईयर ओल्ड। तो मेरी माँ जो है छोटी सी उम्र में ही उनको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनके कंधों पे आ गई, और मैं अकेला हूँ घर में, मतलब माई बहन कोई नहीं है। वो पैम्पर्ड चाइल्ड जैसे होता है ना, कि अकेला बच्चा। और फादर का बहुत बड़ा एक सोशल पॉलिटिकल सर्कल था, और वो ट्रेड यूनियन के बहुत बड़े लीडर थे अपने ज़माने के। इनफैक्ट मैं आपसे शेयर करूँगा कि वो इमरजेंसी के दौरान, क्योंकि ट्रेड यूनियन के लीडर थे, तो उस जमाने की जो गवर्नमेंट थी मिसेस गांधी की, उन्होंने उनको अरेस्ट भी किया। 7-8 महीने वो जेल में नहीं गए बिकॉज ऑफ हिज एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड यूनियन। और उनका जो साथ था, उनके जो साथी थे जितने भी थे, सब लोग अच्छे मुकामों में पहुँचे। और फिर आगे माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत सारे लोगों का रोल है मेरी ज़िंदगी में, मुझे ज़िंदगी बनाने में। मैं तो अपने आप को कुछ समझता नहीं, आई एम लाइक अ स्पेक ऑफ डस्ट इन दिस एग्जिस्टेंस रियली। तो अभी तो कुछ है नहीं, बट जो भी मैं हूँ उसमें बहुत सारे लोगों का रोल है। उसमें मेरे मामा जी के एक बेटे अश्विनी जी, उनका बहुत रोल है। मेरे अंकल है यहाँ पे सिटी साहब, कॉमरेड सिटी साहब थे, उनकी फैमिली है उनके, ये आपके बिल्कुल बगल में यहाँ पे जस्टिस आरपी सेठी साहब पर जी। मेरी फैमिली, मतलब मेरी फैमिली, इन्होंने मुझे संभाला। एक 10 साल के यतीम बच्चे को जैसे संभालते हो। फिर एक मेरे मामा जी थे एमएन खजूरिया साहब, उनका इंतकाल हो गया शाला मार, उनका, उन लोगों का बहुत रोल है। लेटर ऑन स्टेजेस में लाइफ में जब कन्फ्यूजन होती है, तो आदमी के जो विंड स्क्रीन के ऊपर जो डस्टिंग हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे लोगों का और भी रोल था। उसमें डॉक्टर सुशील शर्मा साहब हैं, मेरी वाइफ के साथ हुए, उन्होंने बड़ी अच्छी गाइडेंस दी, क्या करना चाहिए आदमी को, कैसे बढ़ना चाहिए आगे। इन सब लोगों का बहुत रोल है, और मेरे एडवाइसेस में। ओके थैंक यू फॉर आस्किंग मी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर। सर, क्लाइमेट पे आते हैं। पहले तो क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, अगर आपको किसी को बताना पड़े या फिर आपको किसी छोटे बच्चों को समझाना। वेदर हो गया लोकल, बख्शीनगर, ठीक है, बख्शीनगर, रिहारी, सुभाष नगर। क्लाइमेट हो गया जम्मू कश्मीर, नॉर्दर्न इंडिया। तो ऑडियंस को समझने के लिए क्लाइमेट एक बड़ा टर्म है, वेदर स्पेसिफिक हो जाता है, बहुत छोटा। लोकल वेदर, पुंछ का वेदर कैसा है, जम्मू का वेदर कैसा है, जो फोरकास्ट आते हैं वो वेदर बेस्ड होते हैं। क्योंकि आपको अगर फोरकास्ट देखना है चंडीगढ़ में बैठ के, तो हम जम्मू का देखेंगे, वो जम्मू के पैरामीटर्स को लेके करेगा। तो क्लाइमेट एक बहुत बड़ा टर्म है, वेदर स्पेसिफिक है। सुंदरबनी, मैं इंटीरियर से नाम आपकी ऑडियंस के लिए ले रहा हूँ, उधमपुर, वहाँ पे वेदर देखा जाएगा।
और क्लाइमेट देखा जाएगा, नॉर्दर्न इंडिया में क्लाइमेट कैसा चल रहा है, इंडिया में कैसा चल रहा है, एशिया में कैसा चल रहा है, वर्ल्ड में आजकल का ओके सर अब पैरामीटर सेम ही रहेंगे। हाँ ठीक है। अभी कल ही हमें सुनने को मिला है कि बर्फ़ हुई है, लेकिन जैसे कश्मीर में चिल्लकलान 20 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक या 1 फरवरी तक है, जो अभी तक इस टाइम पीरियड में नहीं हुआ बर्फबारी जैसे बात कर सकते हैं। तो ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्या मेन रीज़न है? देखिए, एक बात तो ये समझनी पड़ेगी कि पहले अर्ली 90s में साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में कंफ्यूजन था, टू स्कूल ऑफ थॉट्स, कि क्लाइमेट चेंज है कि नहीं है। अभी रिसर्च ने और डाटा ने, मेटा डाटा एनालिसिस ने प्रूव कर दिया है कि क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज क्या है कि कोई चीज़ जब 25-30 साल लगातार वेरिएशंस होती है या बार बार घटती है, तो हम उसको कहते हैं कि ये अब परमानेंट क्लाइमेट चेंज होगा। जैसे कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए, अब ये बाल सफ़ेद हो गए जी, तो क्लाइमेट चेंज तो है, इसको मान लीजिए आप। और ये जो वेरिएशंस है ना, ये उसके सिम्टम्स है कि आप क्या बर्फबारी के टाइम पे नहीं आ रही जी, बारिश के टाइम पे नहीं आ रही, या आ रही है तो एकदम बहुत तेज आती है। जो हम स्पेल दिसंबर में हम सोचते थे 5-6 स्पेल हो गए, तो इस बार हुआ ही नहीं, पूरा ड्राई। तो जनवरी में भी ये जो अच्छा J&K में और नॉर्दर्न इंडिया में ये सारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बर्फबारी होती है रिट्रीविंग मानसून की वजह से हो, और या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेन सोर्स ऑफ स्नोफॉल है। यानी मेडिटेरियन सी इवन पीछे प्लांटिंग से वो मॉइस्चर लेके आते हैं और फिर हमारे हिमालयस को वो ये पंचाल को वो बर्फबारी देते हैं। तो वो थोड़ा सा वीक पड़ा। अब वो वीक क्यों पड़ा? क्लाइमेट चेंज की वजह से पड़ता है, क्योंकि कहीं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कहीं कम हो रहा है। ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल सी टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, तो बहुत सारे फिनोमिना में जो एल नीनो ये इफेक्ट होते हैं, नॉर्मली जो नहीं होते थे, उसकी वजह से ये आपका शिफ्टिंग हो रहा है। तो आपने देखा बर्फबारी हुई, कितने लोग उससे सोशल वर्ल्ड फेसबुक पे लोग तो जम्मू से गए देखने के लिए बर्फ, बट ये स्पेल ज्यादा होने चाहिए थे, 5-6 स्पेल्स अभी तक हो जाने चाहिए। हाँ। अभी साय ऑफ रिलीफ फॉर फार्मर्स, फार्मिंग कम्युनिटी और हम सबके लिए कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो बर्फबारी और होगी, लेकिन उस लेवल की हुई नहीं जितनी एक्सपेक्टेशन थी। और ये रियलिटी है कि क्लाइमेट चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है। आपको याद है पिछले साल बहुत गर्मी हुई थी? हाँ जी। और बहुत सारे मीडिया के मेरे दोस्त होटल्स जो चलाते हैं, जैसे जुनेद हाशमी साहब, ये इंटरव्यूज भी हुए थे मेरे उनके साथ, पलवी जी के साथ, उनका भी नाम पलवी है। उन्होंने नहीं, उस वक्त वो हीट वेव चली थी जम्मू में बहुत ज़्यादा जी, तो तब भी हमने यही कहा था कि ये बढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इनको हम कहते हैं, बारिश ज़्यादा होना, बर्फबारी भी ज़्यादा हो सकता है बर्फबारी ज़्यादा हो और आपकी स्नो सुनामी आ जाए। तो नॉर्मल पैटर्न से अगर आप हट के जब बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज है। अभी हो रहा है ये, क्योंकि क्या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। आपकी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से जब आधा डिग्री या 1 डिग्री आपका टेम्परेचर ऊपर हो जाता है तो आपको बुखार लगता है और आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सर, लेकिन इसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे लगता है ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि एग्रीकल्चर में काफ़ी नुकसान हो रहा है। जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर की ही बात करते हैं, कश्मीर की काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स डिपेंडेंट है स्नोफॉल से अभी, लेकिन थोड़ा लेट हो गया है स्नोफॉल, तो उसकी वजह से फार्मिंग में कुछ चेंजिंग आएगी। फार्मिंग, पहली बात तो ये है कि हम क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्रीन हाउस गैस इसके एमिशंस की वजह से। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी इंसानी जो आपकी एक्टिविटीज़ है, उसमें एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और मेरे शोबे से जो तमुक होता है 30 to 32% जो एमिशंस है वो हमारे यहाँ से आती हैं एग्रीकल्चर से। उसमें भी मेन जो पैडी है, जो जिसको हम कहते हैं चावल धान खेती से मीथेन एमिशन होती है। और दूसरा जो आपका एक, आपकी ऑडियंस ज़रूर नेटफ्लिक्स देखती होगी और आप भी देखती होगी, और मैं आपसे वो सजेस्ट करूँगा कि बहुत अच्छी सीरीज, साइंटिफिक सीरीज आई है, यू आर व्हाट यू ईट। आप ज़रूर देखें उसको। तो उसमें उन्होंने वर्ल्ड के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड, वहाँ से उन्होंने करके बताया कि क्यों ये हो रहा है। उसमें यह है कि ये जो आपका ये जो क्या बोलते हैं इसको, नॉन वेजिटेरियन इंडस्ट्री है, खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूएस में। मुझे पिछले साल जाने का मौका भी मिला और बाई दिन में उसी स्टेट में भी था, टेक्सास में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना
लार्जर स्केल पे, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। जब तक आप उसको देखेंगे, इमेजिन नहीं कर, कहते हैं ना जब तक ताजमहल देखा ना हो तो पता नहीं लगता। तो वो इंडस्ट्री आप देखेंगे तो इसको हम डोगरी में कहेंगे सुर भूल जाते हैं। इतना बड़े बड़े फार्म्स हैं उनके, और वो रेयरिंग कर रहे हैं कैटल्स की आर्टिफिशियल। और फिर वो मेज जो जिसको मक्की बोलते हैं, तो मक्की वो कॉर्न देते हैं, वो कॉर्न बोलते हैं, तो कॉर्न देते हैं उसको फीड करने के लिए। बहुत बड़ा इमिशन का कारण है, बहुत बड़ा पिकरी इंडस्ट्री आपकी जो है। ये बहुत बड़े इसको बोलते हैं ना कल्प्रिट्स है, मैं बोलूँगा। तो ये तो आप मान के चलिए कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है ही है। बट फॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ICR ने और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत काम किया है इसके ऊपर, सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, हमारी ने भी। और बहुत सारे मॉड्यूल्स ऐसे डेवलप किए हैं जिसको हम बोलते हैं, जैसे अच्छी वैरायटीज़ पैदा हुई नहीं, कब आपको फर्टिलाइज़र लगाना चाहिए, कितना देना चाहिए, और जिसको हम सॉइल जो है ना हमारी मिट्टी, सब कुछ मिट्टी से ही आता है, तो मिट्टी को कम डिस्टर्ब करें, और किस इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना है, जिसका नहीं करना है। ये सारे मॉड्यूल्स हिंदी, डोगरी, उर्दू, पंजाबी, सारे हमारे पास वेबसाइट्स पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। बहुत सारे फार्मर्स, अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपील की है जो विकसित भारत की, तो लगभग हर एक केमिकल ने मोर देन 45,000 फार्मर्स को कॉन्टेक्ट किया है। तो एग्रीकल्चर को तो इम्पैक्ट पड़ा है। आपका सवाल एग्रीकल्चर खास करके कश्मीर वैली से था। कश्मीर वैली में नेचुरली एप्पल प्रोडक्शन जो है वो की क्वालिटी को तो फर्क पड़ेगा ही, बट उसके ऊपर इमीडिएटली कोई इतना बड़ा रिसर्च तो अभी ये नहीं हुआ है कि क्या क्वालिटी पैरामीटर्स के चेंज हो गए। लेकिन जब जब ये शिफ्टिंग होगी तो उसका आने वाला इम्पैक्ट जो वहाँ के ना सिर्फ एप्पल पे, बल्कि वहाँ का जो वर्ल्ड फेमस सैफरान है उस पर भी बढ़ेगा। जम्मू में जो आपकी बासमती है उसमें भी बढ़ेगा। और हालांकि एक रिसर्च ये कहती है क्लाइमेट चेंज से पैडी बेनिफिट लेता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो बासमती है उसमें अरोमा है, खुशबू है, उसका खुशबू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो अंडर कंसिडरेशन है, रिसर्च हो रही है। तो ये मान के चलें कि क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री सबको इम्पैक्ट करेगा। बट एग्रीकल्चर एक खुद कंट्रीब्यूटर है, उसके लिए डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ ने प्रैक्टिसेस दी हैं आपको, जिसको हम बात कर रहे हैं CSAP कहते हैं, CSAP जैसे ASAP, CSAP क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो फार्मर कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि बलवीर जी हमारा देश बहुत बड़ा है। तो इतने बड़ा देश है कि 140 करोड़ पॉपुलेशन को फीड करना, इतने एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स है, तो मैसेज पहुँचाते देर लगती है। अभी तो आपके जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, आपको मुबारकबाद देता हूँ मैं आपकी टीम को भी कि ये चीज़ें आई हैं, लेकिन वक्त लगेगा, लेकिन करेंगे, इसको ठीक कर रहे हैं। सर लेकिन जैसे अभी हम बात करते हैं हमारी, अभी जैसे आपने बोला ये तो बढ़ेगा ही, चेंज वगैरह तो हो ही रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसके साथ सस्टेनेबल लिविंग भी तो हमें कुछ ना कुछ, जैसे आपने बोला अभी ज़रिया तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो कुछ ना कुछ हम क्या कर सकते हैं? देखिए एज ए कॉमन पर्सन आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपके घर में 2 पेयर्स ऑफ शूज़ है तो ठीक है, 3 पेयर ऑफ शूज, 3 पेयर ऑफ शूज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। अगर आपके घर में 4 टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट तब भी आप क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड में मिनिमलिज्म का कंसेप्ट आया है, तो ये गांधी थॉट ही तो है। गांधी जी यही तो कहते थे, राष्ट्रपिता, जितना इस्तेमाल करना है उतना इस्तेमाल कीजिए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही आप चीज़ों को लीजिए, तो तभी तो ये सर्वाइव कर पाएगा। प्लेनेट तो एक ही है ना। तो मैं ये कहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, कार पूल कर सकते हैं, कीजिए, पैदल जा सकते हैं, अगर शॉपिंग के लिए आप मॉल आपके बैठे वहाँ से तो जाइए, दरवाज़ा बंद करके जब जाते हैं तो बहुत सारी लाइट्स जो हैं वो ऑफ करके जाइए, क्योंकि ये कार्बन फुटप्रिंट है आपका। मतलब कि कोई भी चीज़ जो होगी ना अलवेज जी वो प्रोड्यूस होके आती है नेचुरल रिसोर्स से या फिर किसी भी रिसोर्स से, तो जो प्रोड्यूस होके आएगी ना उसका एक फुटप्रिंट फोन करते हैं हम लोग साइंटिस्ट। तो उस फुटप्रिंट को कम करना एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कैसे कर सकता है, जो मैंने आपको बताया, आप वॉश बेसिन में टूथपेस्ट क्या बोलते हैं ब्रश कर रही है तो आपका टैप जो है वो बंद रहे। आपको लग रहा है मेरे पास पाइप PHC का कनेक्शन है, मुझे पानी मिल रहा है, बट पानी तो वहाँ से आ रहा है ना, तभी की माँ जो हमारी ये तभी माँ है वहाँ से आ रहा है, फिल्टर हो गया पानी। पीने वाले पानी से अगर आप गाड़ी धोएंगे 40 मिनट लगा के, तो फिर तो आप क्लाइमेट चेंज करेंगे ना, क्योंकि रिसोर्सेज दे आर नेचुरल, दे आर लिमिटेड, यू हैव टू यूज एवरी नेचुरल रिसोर्स इन अ वेरी जुडिशियस वे। आपके पास एक्सेस है,
एक्सेस है और एक्सेस भी है, बट आप उसका मिस यूज मत करें। आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे एवेन्यूज है, तो आप उसका अच्छा यूटिलाइजेशन करें, ना कि एक्सेस में करें। जैसे कि मैं अपने ऑफिस से आता हूँ तो 2 बार करता हूँ मेक श्योर। तो मैं अपना जो मेरा लड़का है जो मेरे साथ काम करता है या मेरा स्कॉलर है, मैं उसको बोलता हूँ लाइट बंद कर दी, हाँ कर दी। फिर मैं उसको पूछता हूँ लाइट बंद कर दी, फिर वो कहता कर दी सर कर दी। क्यों क्या आता है? क्योंकि मैं उसको श्योर करता हूँ, हालांकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मेरे एक बल्ब से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मेरा यूपीएस ऑन रहेगा वो, लेकिन यही चीज़ बहुत से सागर बनता है ये चीज़ें। और ग्लोबल लेवल पे क्या किया जाए, अनफॉर्चुनेटली बातें हम बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन अच्छा देखिए ना, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। फीफा वर्ल्ड कप को सबने सेलिब्रेट किया, आपने भी किया, मैंने भी किया, मेसी आपको भी अच्छे लगते हैं, मुझे भी लगते हैं। इतना बड़ा इवेंट हुआ ग्लोबल लेवल पे, कितनी रेवेन्यू जनरेट हुआ। मैं कतर से होते हुए मुझे यूएस जाने का मौका मिला, लेकिन इतना फुटफॉल होगा, 13,000 जहाज वहाँ लैंड किए। प्राइवेट की बात छोड़ रहा हूँ मैं, पैसेंजर बड़े बड़े बोइंग, तो कितनी एमिशन नहीं होगी। इस लेवल पे भी सोचना पड़ेगा कि अब एक गली के बंदे को, आपको मुझे ये कहा जा रहा है कि आप पानी का कम इस्तेमाल कीजिए, और इस लेवल के आप इवेंट्स कर रहे हैं जहाँ 13,000 बड़े बड़े बोइंग आगे उतरे होंगे, कितनी एमिशन हुई होगी, और वो लोग कहाँ कहाँ घूमे होंगे, कहाँ से आए होंगे। इस लेवल पे आपको एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली आई विल से ये अच्छी बात है कि विजडम आना शुरू होगी, ये क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने जो प्रॉस्पेरियस कंट्रीज है उनको भी हर्ट करना शुरू की है। यूरोप में भी फ्लड्स आ रहे हैं, यूरोप में भी हीट वेव्स आ रही है, यूएस में स्टॉर्म्स आ रहे हैं, तो उनको लगना शुरू हो गया, लोग अवेयर हो रहे हैं। तो जब तक वो जहाँ पे, जब तक आप देखिए ना, आप गली में एक अमीर आदमी के घर तक जब तक गंदगी की बदबू नहीं जाएगी तो उसको क्या है। तो वही बात है कि अब इन लोगों को पता लग रहा है, खास करके डेवलप्ड कंट्रीज को, तो अब ये बैठ के बात भी कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े इवेंट्स जब होते हैं तो ये आप 57 उम्र जितना मर्जी लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए, और आपने एक बहुत बड़ा इवेंट कर दिया। हम कोई बोलेगा कि डॉक्टर विवेक कह रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप ना हो, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि उस लेवल का अगर आपने फुटप्रिंट पैदा किया, उस लेवल का फुटप्रिंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या वर्ल्ड कप फीफा बॉडी ने कुछ ऐसा फंड रखा था कि इतना अमाउंट जो हमने जनरेट किया, उसमें से इतना अमाउंट उठा के हम किसी फॉरेस्ट कवर में ब्राज़ील में या इंडिया में अमेज़न में जाके इसको डिफॉरेस्टेशन करेंगे, और फिर कैसे होगा? फिर तो नहीं ना हो सकता कि आप एक बहुत सारी बिल्डिंग में रह रहे हैं, आप टॉप पे हैं बलवीर जी, और आपको मैं बोल रहा हूँ आप ये सारे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या सस्टेनेबल लिविंग वुड आप मॉडलिंग्स को अपनाइए। नीचे वाले फ्लोर पे मैं रह रहा हूँ, सबसे नीचे वाले पे, और मैं वहाँ पे डायनामाइट लगा रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ ही नीचे हैं। सर, डेवलपमेंट और सस्टेनेबल लिविंग को बैलेंस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। यूएनडीपी का जो यूनाइटेड नेशन दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो आपकी ऑडियंस को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अब यूएन की साइट पे जाएं और उनके जो गोल्स है सस्टेनेबल गोल्स, और मेरा आर्टिकल रेगुलर आता रहता है इन लीडिंग पेपर्स में, एक्सेलसियस में, स्टेट टाइम में, उसमें हमने पिछले दिनों लिखा था टेक अवे पॉइंट्स फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज की जो कन्वेंशन हुई थी अभी, जिसमें ग्लोबल हेड्स इकट्ठे हुए थे, ये अरब वर्ल्ड में जो हुई थी, दुबई में शायद। तो सस्टेनेबल गोल्स आर अचीवेबल, दे आर पॉसिबल, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए कलेक्टिव एफर्ट चाहिए। क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि क्लाइमेट चेंज में आप आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते। मतलब कि गांधीनगर में कोई आदमी या कोई घर रह रहा है, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो पूरा आगे पीछे का उसका इम्पैक्ट पीर पंचाल में पड़ रहा होगा, है ना, या पीर पंचाल में कोई आदमी कर रहा है। तो ये तो ग्लोबल लेवल पे, समाज के लेवल पे, खास करके मैं रिलीजियस हेड से अपील करूँगा, स्पिरिचुअल गुरुज से, कि वो लोग इसमें इन्वॉल्व जब तक नहीं होंगे। बहुत बड़ा इनिशिएटिव सतगुरु जी ने लिया है जो सेफ सॉइल वाला, मैं सलूट करता हूँ उनको, और जो भी पूरा वर्ल्ड उन्होंने ट्रैवल किया, हमारी साइंस जो मेरा सब्जेक्ट है, जो चीज़ हम कन्वे नहीं कर सकते थे आर्टिकल्स के थ्रू, टॉक्स के थ्रू, तो उन्होंने ये कन्वे किया है, उसके लिए वो हमारे बात के पात्र है। तो ये जब तक, क्योंकि देखिए सेक्शन ऑफ सोसाइटी में उनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है, तो अगर आपको वहाँ से कोई मैसेज आता है, सरमन्स आते हैं पॉजिटिव, वो पॉसिबल है। और सस्टेनेबल क्या है? सस्टेनेबल आप बिल्डिंग बना रही हैं तो ग्रेट बिल्डिंग बनाए, आप वाटर हार्वेस्टिंग रेन की कीजिए ना, टैग में कीजिए। हमारे एक कोलीग हैं डॉक्टर बुक्कल साहब, रिटायर हो गए, उनकी बेटी मेरे पास MSc किया भी, वो US में है, पढ़ रही है PhD, तो उन्होंने नानानगर में घर बनाया है, प्रीत नगर में, तो वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। मैं भी जो घर बनाने जा रहा हूँ उसमें वाटर हार्वेस्टिंग का, पुराना घर है मेरा, उसमें तो नहीं है,
बट पूरा वाटर जो है मेरे घर में जो बारिश गिरती है वो अंदर जाती है, लार्ज के अंदर सर्कुलेट होती है। आपका पूरे जम्मू का पानी नालों की शेप में तवी में जाके गिरता है, फिर चला जाता है, फिर सूखा पड़ता है। वाटर को आप रिटेंशन कीजिए, वाटर हार्वेस्टिंग टैक्स बुलाएंगे, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, उस रूफ वाटर को कंजर्व करके आप हाइड्रोपोनिक्स को यूज़ कीजिए, वेजिटेबल उगाइए, अच्छी अच्छी फीलिंग आएगी आपको कि माँ ये मेरा बनाया हुआ तैयार किया हुआ आज वेजिटेबल आपको मैं खिला रही हूँ। सब कुछ अचीवेबल है। साइंस तो तरक्की कर रही है। साइंस अगर आज इस शोबे से गायब हो जाए तो ये वर्ल्ड इमीडिएटली कोलैप्स होगा। तो साइंस ने तो आपको अच्छा इंजन दे दिया बना के, हाइड्रोकार्बन्स की बात की जा रही है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब का, रोड मिनिस्टर साहब, गडकरी साहब का थ्रस्ट है नहीं जी। काम तो किया जा रहा है, बट इसको अडॉप्शन में जितनी जल्दी अडॉप्ट करेंगे, बट इंडिया खाली अडॉप्ट करेगा, नेबरिंग कंट्री नहीं करेगी, तो वर्ल्ड लेवल पे कंसेंसस बनाना पड़ेगा। जैसे कि घर में हम कोई बड़ा स्टेप लेते हैं, वो सारे लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के हम डिसाइड करते हैं ना कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी लेने जा रहा हूँ, तो माँ भी बैठती है, पिताजी भी बैठते हैं, भाभी भी बैठती हैं, या आपकी वाइफ, सारी दुनिया, मतलब सारी दुनिया को ना डिस्कस में करके एक फैमिली में डिसीजन लिया जाता है कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी लेने जा रहा हूँ या गाड़ी लेने जा रहा हूँ। ऐसे ही सबको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, अकेले में कुछ नहीं होगा। हमारा काम क्या है, आपका काम क्या है, हाउ टू स्प्रेड अवेयरनेस, लोगों को पता तो लगे। कोई आज रात को अगर कोई जा रहा है दुकान से लाइट बंद करके जा रहा है, और कोई आदमी अगर घर के पास स्कूटर को अवॉइड कर रहा है और पैदल जाके ला रहा है, पैदल चलने से सेहत भी ठीक होगी उसकी। तो यही मैसेज है। और ग्लोबल लेवल पे क्या करना है, ग्लोबल लीडर्स दे आर डूइंग एंड दे आर वेरी सिंसियर, बिकॉज क्लाइमेट चेंज का मैंने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू में कहा है, और आज फिर कह रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल टेररिज्म से बड़ा थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए, बहुत बड़ा थ्रेट है। मुझे टेक्सास में यूवाल्डा में जाने का मौका मिला, तो IBM के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर डेविड के साथ मैं बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अमेज़न में जो कटाई चल रही है ना फॉरेस्ट की, तो उन्होंने एवरेज बताया था कि 200 to 300 फुटबॉल फील्ड्स जितनी होती है उनको मल्टीप्लाई कर लो, इतना फॉरेस्ट कवर डेली परमानेंटली वैनिश किया जा रहा है। जब गवर्नमेंट उसको बैन लगा देती है तो वो आग लगा देते हैं। तरीके है ना इंसान के पास। मैंने बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने कि फॉरेस्ट नहीं काट सकते, और रात को आग लगा देते हैं, आग पूरी फैलती है, गिर जाता है, फिर वो कवर करते हैं, उसको कमर्शियल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब आप इस लेवल पे अगर आप लालची हो जाएंगे और इस लेवल का डैमेज करेंगे, तो वहाँ से फिर सरफेस टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर, क्योंकि जो हमारे सी से जो जेट स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं, जो विंड चलती है, ये पूरी आगे पीछे घूमती है कॉन्टिनेंट्स, यही मॉनसून बन के आती है, यही पूरे इंडिया को, हमारा तो कंट्री जो है 60% हमारा रेनफेड है। तो वहाँ जो काम हो रहा है उसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा, यहाँ जो काम हो रहा है इसका इम्पैक्ट वहाँ पड़ेगा। जिस तरीके की डेवलपमेंट चाइना कर रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है, गलत किया जा रहा है उनके वहाँ पे, उनके पॉइंट पे। और चाइनीज़ गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ऐसी है कि वो सुनते नहीं किसी के। जिस तरीके की वो कटाई कर रहे हैं पहाड़ों की, जिस तरीके का वो डैमेज कर रहे हैं इकोलॉजी को, और माशाल्लाह अभी तो आपको पता ही है कोरोना जी। तो इस लेवल पे आपको सोचना पड़ेगा बल्कि जी कि एक आइसोलेशन में काम ना किया जाए, अवेयरनेस लोकल लेवल पे, क्या बोलते हैं, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली जी। ओके सर, हम लोकल बात करते हैं पहले, तवी की ही बात करते हैं। हम अगर 10 साल पहले देखें तो फ्लो काफ़ी था, मतलब रिवर्स वगैरह काफ़ी अच्छे से बह रही थी, और जो तवी फ्रंट पार्क है अभी जो प्रोजेक्ट आया है, डू यू थिंक वो सस्टेनेबल है? देखिए, पहली बात तो पहला सवाल आपका पार्ट ये है कि तवी में पहले फ्लो अभी तो बिल्कुल सूख गया है। वो इसीलिए कि पहले फॉरेस्ट कवर था, पीछे बारिश होती थी, पानी गिरता था फॉरेस्ट के ऊपर, फॉरेस्ट से वो ज़मीन पे गिरता था, ज़मीन से वो जज़ब हो जाता था, जिसको हम पर्कुलेशन बोलते हैं अपनी टर्म में। पर्कुलेट होके वो जेट स्ट्रीम से होके तभी थी जो स्पोर्टिंग रिवर्स है उस सिस्टम से बदला आता है, ठीक है, डोगरी में जिसको चुआ छुआ कहते हैं या चश्मा कहते हैं जी, वहाँ से आता था। फॉरेस्ट कवर आपका नहीं है, आपकी जो सॉइल्स है वो ओपन है, और फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपके जो ओपन अप हो गया हुआ सारा। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अब तभी आती तो बहुत बड़ी है, जब फ्लड आता है तो हम लोग जाते हैं कैमरेज लेके अपने,
बरसात में आती है, पूरा रह लेती है, नगर तक टच करती है, जी 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 2-3 दिन का वो फिनोमेना होता है, फिर वो सूख जाती है। यही तो मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके की डेवलपमेंट की जाए और कैसे एफॉरेस्टेशन की जाए। तो ये सारी वो तो उसको रेजुविनेट किया जा सकता है रिवर सिस्टम को, जो उसके पीछे कैचमेंट एरियाज है जहाँ पे वो प्लगिंग सही करनी होगी, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सॉइल कंजर्वेशन का डिपार्टमेंट वो कर रहे होंगे। बट पानी का फ्लो जो है नेचुरल पानी का जो जहाँ से तभी उधमपुर से पीछे से आती है वहाँ पे पानी नहीं होगा तो पानी आएगा नहीं। और दूसरा पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ओके सबसे बड़ा थ्रेट ये भी है, पॉपुलेशन हमारी जिस रेट से इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टेप इसकी तरफ लेना चाहिए। अब वो क्या पॉलिसीज लेते हैं वो उनका डोमेन है, वो उनके पास ज़्यादा नॉलेज है। पॉपुलेशन जिस हिसाब से हमारी बढ़ रही है, खास करके हमारी कंट्री में और वर्ल्ड में, वो सस्टेनेबल नहीं है, इस प्लेनेट के लिए नहीं है। ओके तो आप 7 बिलियन बात कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरा आपने पूछा कि रिवर फ्रंट जो है, रिवर फ्रंट से उससे कोई इकोलॉजी को फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट जो आपकी रिवर की जो मैरीन लाइफ है उसको वो और रेजुमिनेट करेगा। ये फ्रंट आपका यहाँ से लेके तो आपकी सिजरा के पुल तक जाएगा, और ये जम्मू को एक साया ऑफ रिलीफ भी देगा गर्मियों में कि जब ये झील बनेगी यहाँ से आपकी जो ठंडी हवाएं चलेंगी और वो हवा जो है मॉइस्चर लेगी और आपको रिलीफ देगी। और मुझे पूरा यकीन है कि जो अभी के जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी डुल्लू साहब, जिस स्पीड से वो काम कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन ही नहीं, एक अच्छा सोर्स बनेगा इनकम का भी, सस्टेनेबल है। क्योंकि जिस टीम से वो काम करवा रहे हैं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी वहाँ जुड़ी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत ज़्यादा स्टडीज करके, IITians है उसमें, इट्स नॉट यू नो वन डे ड्रीम की यहाँ रिवर फ्रंट बन जाएगा। बहुत ज़्यादा उस पर काम किया गया और उसको बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा अट्रैक्शन बनेगा जम्मू के लिए और अच्छा एक स्पॉट बनेगा, और इसमें मैरीन लाइफ रिवाइव होगी। और ये एक पीछे जाके वहाँ तक बनकेगा, आई थिंक सिजरा पुल से लेके यहाँ तक। और ये वाटर बॉडी को जो आपकी नियर बाय एक्वाफायर्स है ना, नहीं एक्वाफायर्स बहुत बड़े होते हैं ज़मीन के अंदर, 15-15, 20-20 किलोमीटर के। हाँ, जिसको हम पंप से हम पानी बिल्कुल पंप से लेते हैं, ये उसको भी रिचार्ज करेगा। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। वर्ल्ड लेवल पे मैं जितना लोग मैंने देखे हैं तो अच्छी चीज़ उसको कॉपी किया जा रहा है, अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है, अच्छी क्वालिटी से बनाया जा रहा है। मुबारकबाद देता हूँ मैं इनफैक्ट कि थोड़ा स्पीड और बढ़ाए, जल्दी ख़त्म करें उसको। हाँ बिल्कुल। सर क्या ये हम मान सकते हैं कि डेवलपमेंट के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है? बिल्कुल, अनप्लान्ड डेवलपमेंट के कारण। ओके मुझे ट्रेवल करना है, मेरे पास टाइम की कमी है, तो मैं जहाँ से ट्रेवल कर सकता हूँ, कोई गुनाह अजीम नहीं है जहाँ से ट्रेवल करना या ट्रेन से, बट मतलब आपकी प्लान नहीं है ना डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया कि आपका फुटप्रिंट जितना कम होगा, कार्बन फुटप्रिंट जितना कम होगा, एक आदमी के पास 5 गाड़ियाँ हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है। सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, भाई वो 10 गाड़ियाँ भी रखे, 20 भी रखे, शौक है भाई, लोगों को बहुत शौक है गाड़ियाँ रखने का, तो उनको आप कन्विंस भी नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉर्मल पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं, स्पेक्ट्रम है जो हमारा, वो तो ऐसा काम किया कर सकता है ना। अब सपोज करो 10,000 की पॉपुलेशन है, 10,000 में 100 लोग ऐसे हैं जिनको बहुत शौक है 20 गाड़ियाँ रखने का, 10 गाड़ियाँ रखने का, वो रखे। लेकिन बाकी चंक जो है वो अगर नॉर्मल तरीके से चले, नॉर्मल तरीके से बिहेव करे, जो ग्रीन क्लीन एनर्जी की बात की जा रही है, बिल्डिंग्स को इस तरीके से हम प्लान करें। अभी जैसे मैं घर बनाने जा रहा हूँ तो मैं उसी तरीके से प्लान करूँगा ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही, जो मैं टीच कर रहा हूँ, प्रीच कर रहा हूँ, उसको डाउट भी तो करूँगा ना। तो तब जाके डेवलपमेंट से कोई दिक्कत नहीं है। डेवलपमेंट साइंस कमा रहा है, मतलब साइंस के बिना तो कुछ है नहीं ना, साइंस के बिना तो पास भी नहीं है। और ये पॉडकास्ट को वो है साइंस में, मतलब बड़ी बहुत क्या बात करते हैं वो साइंस के ऊपर। तो जब मैं रोंगटे खड़े हो जाते, एक इंजेक्शन आपको बचा देता है पोलियो से, ड्रॉप, और एक इंजेक्शन आपको इतनी बड़ी चीज से बचा देता है। तो ये कमाल है साइंस। तो ईश्वर की एक नेमत है कि इंसान के दिमाग में सोचने की ताकत दी, उसने साइंस की तरफ उसको लेके गया। बट डेवलपमेंट को सस्टेनेबल कैसे किया जाए? जैसे रोड्स बन रही है, रोड जरूरी है ना। आप पुंछ के लिए रोड बन रही है, पिछले दिनों मुझे पुंछ जाने का मौका मिला गवर्नमेंट के किसी काम से, अपनी यूनिवर्सिटी के काम से। रोड बहुत ज़रूरी है, रोड बन रही है तो रोड बनना ज़रूरी है, बट रोड के साथ साथ जो अगर सपोज करो कटाई हो रही है तो वो फॉरेस्ट कवर को कन्वर्ट करे,
Okay. तो अभी के जो मैंने, क्योंकि हम देखते रहते हैं नेट पे और पढ़ते भी हैं, तो पॉलिसीज डिसीजन हमें पढ़ने भी पड़ते हैं, देखने भी पड़ते हैं, कॉन्फ्रेंसिस में प्रेजेंटेशंस भी होती हैं। तो अभी तो क्लास रखी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जितना फॉरेस्ट कवर आपका कन्वर्ट होगा रोड में, कंक्रीट में, उतना कंपनी जो है या वो जो एजेंसी है वो उतना एफॉरेस्टेशन करेगी। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और हम क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं, आप इनिशिएटिव ले रही है, आपकी ऑडियंस इसको समझेगी, ये बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट इज नॉट द कल्प्रिट। हमारी ग्रीड, हमारी लालच, वो महात्मा गांधी जी जो कह के गए हैं, मिनिमलिज्म जिसको आज वेस्टर्न वर्ल्ड बेच रहा है सोशल वर्ल्ड के ऊपर, और हम लोग बड़ी इजीली इसको अडॉप्ट भी करते हैं, क्योंकि उसको नोम चॉम्स्की भी बात कर रहे हैं, पेरिस हिल्टन भी फॉलो कर रही है। तो अगर आप एन के गांधी जी को पढ़ेंगी तो उन्होंने तो कहा हुआ है रिक्वायरमेंट जो आपकी है, जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीच कभी कभार कभी आप कर भी लेती हैं कोई लियर एक्टिविटी, या मैं कर लेता हूँ, तो वो बुरी बात नहीं है, बहुत बड़ा पाप नहीं कर दिया। बट आपका लाइफस्टाइल जो है वैसा होना चाहिए, आपकी बिल्डिंग्स, आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि मैं क्या माँ पृथ्वी, जो हमारी माँ है ना, हम इसको माँ मानते हैं, मैं अपनी माँ धरती को कोई नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई एक्शन इसको प्रूव तो नहीं कर रहा, स्पीरियस इंसेक्टिसाइड्स तो नहीं मैं बेच रहा, मैं ऐसा इंसेक्टिसाइड्स तो नहीं बेच रहा हूँ जो कि कीड़े को तो मार रहा है बट पूरी एक स्पीशीज को ही खत्म कर रहा है। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा थ्रेट है। मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी कोरल रीफ खत्म हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका नॉर्थ पोल के ऊपर आइस कैप्स जो आपकी हैं, बड़े बड़े जो आपके शील्ड्स है आइस की, वो श्रिंक हो रही हैं, ग्लोबल सी लेवल आपका बढ़ेगा। अब मैं डराने वाली बातें नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि हमें इनकरेज कर रहे हैं ऑडियंस को। आपके हिमालयाज के ग्लेशियर्स जो है वो श्रिंक हो रहे हैं, माँ गंगा को जो ग्लेशियर गंगोत्री है वो श्रिंक हो रहा है, और हमारा जो रिवर सिस्टम है उसके ऊपर हमारी 60% एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। JNK में आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आपके पानी के। पानी अगर आपका नहीं आएगा, अगर आपकी स्नोफॉल्स नहीं होंगी जैसा कि अभी हुआ, तो बिजली की किल्लत होगी आपको आने वाले सीजन में, क्योंकि पानी नहीं होगा डैम में, तो कैसे तैयार होगी बिजली? तो ये तो बहुत बड़े बड़े इफेक्ट्स है। और कहते हैं कि अभी मैं 2-4 दिन पहले भी पढ़ रहा था कि जो आइस कैप्स के नीचे जो वायरसेस छुपे हुए हैं, अगर कहीं वो बाहर आ जाते हैं तो इट विल क्रिएट न्यू टाइप ऑफ पेंडेमिक्स, ज़ोंबी वायरस। उसका भी आप देखें, उसका भी हालांकि वो डराने के लिए तो नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है कि अगर आप हमारे एक्शंस नहीं ठीक होंगे। अभी पिछले दिनों यूरोप में इतना बड़ा हीट वेव आया है ना, अरब कंट्रीज में बर्फ गिर रही है, और यूरोप में US में स्टॉर्म्स आए हुए थे, स्नो स्टॉर्म्स, बाहर नहीं निकल पा रहे। जिस दिन वोटिंग था ना, वहाँ पे जो आपका प्राइमरी वोट पड़ता है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में, वहाँ में भी डेमोक्रेसी में अलग अलग सिस्टम है, तो वहाँ प्राइमरीज वोट करते हैं, पहले वो कैंडिडेट को चुनते हैं। तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप का जिस दिन वो चुनाव हो रहा था उस स्टेट में, तो स्नो स्टॉर्म था वहाँ पे, तो बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म था। वो कह रहे थे 80 ईयर्स में शायद पहली बार आया है। तो इतने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जब आपके बार बार हो रहे हैं, तो आपको 100% इसके ऊपर काम करना चाहिए। ग्लोबल लेवल पे लीडर्स जो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वहाँ से जो रिकमेंडेशंस लेके आते हैं, फिर स्टेट्स पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको अडॉप्ट की जाता है, वो करना पड़ेगा। सर, आपने कॉन्फ्रेंसेस के बात की, अभी रिसेंटली पेरिस में शायद कॉन्वोकेशंस हुए थे। होता क्या है, मतलब सिर्फ बात करते हैं या मिलते हैं या फिर कुछ एक्शन लिया जा रहा है? पेरिस में इससे पिछली बार, हाँ जी, इस बार जो हुई है वो दुबई में हुई है। एक्चुअली क्या होता है कि हर साल या 2 साल के बाद कोई कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस की जाती है, जहाँ पे ग्लोबल हेड्स, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट्स जो होते हैं, या फिर इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स वहाँ जाके बैठते हैं। उसके पीछे जो ओपनिंग सेरेमनीज में वहाँ पे रीड किया जाता है, उसके पीछे बहुत काम होता है। यानी कि आप बताओगे लगाए कि कोई कॉन्फ्रेंस अगर पेरिस में हो रही है या US में हो रही है या दिल्ली में हो रही है, तो साइंटिस्ट यहाँ चट्टा में बैठ के काम कर रहा है, उसका जो रिसर्च का फाइंडिंग है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, ग्लोबल लेवल पे डाटा को कलेक्ट किया जाता है। ग्लोबल एक्सपर्ट्स जो हैं वेदर के, सॉइल के, हेल्थ के, आपको पता है क्लाइमेट चेंज का हेल्थ के साथ भी बड़ा डायरेक्ट रिलेशन है। हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, अर्बन प्लानिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं, और मैरीन के जो एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेस्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं, माउंटेन्स पे जो काम कर रहे हैं, उस सब का काम जो है उसको मिला के जो एक शेप दी जाती है रिकमेंडेशन में, उसको वहाँ रीड किया जाता है।
कि भाई इस बार हम यहाँ से इकट्ठे हुए हैं, ये चैलेंजेस हैं। जैसे कि अभी इन्होंने 1 डिग्री टेम्परेचर कम करने का दिया है 2035 के बीच में, क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर अगर आपकी हमारी शरीर में बढ़ जाता है तो आपको पता है बीमार हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा एक मतलब जिसको वहाँ पे इकट्ठे होके वहाँ से जो रिकमेंडेशंस निकलती हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट्स की फिर पॉलिसीज़ बनती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनती हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम्स बनते हैं, उन प्रोग्राम्स को फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है लोकल लेवल पे। इट्स ए बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम अप्रोच। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इतने सीरियस नोट पे क्लाइमेट चेंज को लेके कन्वेंशन जो है यूएन करवाता है, और वहाँ पे जाके इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत ये है कि जो डेवलप कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ और पुअर कंट्रीज़ के बीच में एक विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन। जैसे ये आपका इतना अच्छा प्यारा स्टूडियो है, इसको अगर हम ग्लोबल अर्थ का एटमॉस्फेयर लेने पूरा, इसमें ऐसा हो गया कि मैं विवेक पल्लवी और अमित पहले आ गए और हमने आगे पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, ये मेरा एरिया, ये मेरा कॉर्नर है, ये मेरा कॉर्नर है। तो डेवलप कंट्रीज़ ने क्या किया, अपनी यूरोपियन यूनियन ने, यूएस ने, रशिया ने अपनी जो एमिशन उन्होंने करनी है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1910 से लेके 1990 तक इतनी एमिशन कर दी है कि पूरा जो आपका अर्थ का ऊपर जो है उसको ऑक्यूपाई कर लिया होगा। ठीक है, जैसे कमरे में हम तीनों ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब बाहर से जो चौथा बंदा आ रहा है उसको कह रहे नहीं तू वहाँ कॉर्नर में बैठ, तो आप आके ऐसा मत कीजिए। तो वो हमें बताते हैं इंडिया को, चाइना को नहीं, ब्राज़ील को, कि आप एमिशन कम करें। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये कहते हैं कि ठीक है हम एमिशन तो कम करेंगे, तो आप हमें कंपनसेट दीजिए। तो वो कंपनसेट जो है इसको कार्बन क्रेडिट वर्ड देते हैं कि अगर फार्मर मेरा कोई ऐसी प्रैक्टिस करता है जिससे कार्बन वो कैप्चर करता है लोकल लेवल पे, तो उसको कंपनसेशन भी मिलनी चाहिए ना। तो वो कंपनसेशन जो है वो डेवलप कंट्रीज़ को देना चाहिए। वहाँ में डेवलप कंट्रीज जो है वो चलाकी कर जाती हैं। और फिर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के जितने भी जितने नहीं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं अच्छा आप हमें टेक्नोलॉजी दे दीजिए, इंजन अगर आपने स्मार्ट बनाया है तो वो हमें हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप करने में पैसा बचता है। तो वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो वहाँ चलाकी कर जाती हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास रहता है, लेकिन फिर भी कंसेंसस बन रहा है। और जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनके साथ तो उनको तो बहुत ज़्यादा कंपनसेट करना चाहिए, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज़ है, सब साधारण कंट्रीज़ है। वहाँ पे आपको पता है सोमालिया में बहुत सारा फेमाइल, बहुत दिक्कतें हैं, वो पानी लेने के लिए 3-4 पॉइंट दूर जाना पड़ता है, और वो भी पानी पीने के लायक नहीं है। उन कंट्रीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, तब जाके ये ग्लोबल लेवल पे इन चैलेंजेस को टैकल किया जा सकता है। और आप मुझे बताएं कि मैं ये करूं और आप खुद कुछ ना करें, तो वो तो नहीं हो सकता। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर्चुनेटली स्टेट में भी ऑनरेबल एलजी साहब की वजह से, इंटरवेंशन की वजह से यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छा काम कर रही हैं, और अब अवेयरनेस लाई जा रही है। जैसे कि मुबारकबाद का पात्र हैं आप लोग कि आप इस टॉपिक में बात तो कर रहे हैं। हम कोई 1, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग तो होंगे जो हमारी बात सुन के इस बात को अडॉप्ट करेंगे। लाइट का स्विच ऑफ करेंगे, वॉश बेसिन का पानी का टैप बंद करेंगे, और कमरे से जब आप बाहर निकलते हैं तो एसी बंद करके निकलेंगे, हीटर बंद करके निकलेंगे। दूसरे कमरे में जा रहे हैं तो वहाँ जाके लाइट, निकल रहे हैं ऑफिस से, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आपको सेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट बंद कर रहे हैं, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो गया। स्टार्ट कीजिए, मज़ा आएगा, तो लगेगा कि मैं क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस में अपना योगदान दे रहा हूँ या दे। जी सर, ये तो हम लोकल लेवल पे बात करते हैं कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट खासकर क्या इनिशिएटिव ले रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली कल शायद बिल की बात हुई थी, उसमें भी क्लाइमेट के बारे में उन्होंने कहा था। तो हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए? लीडर्स में देखिए मेन तो गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव है क्लाइमेट चेंज को लेके, क्योंकि हमारा जो कंट्री है उसका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम है वो मानसून पे डिपेंडेंट है, और मानसून एक नेचुरल फिनोमेना है। और अगर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करता है तो मानसून भी इम्पैक्ट होगा, उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा उसका। तो वो बहुत पार्लियामेंट के अंदर आप देखें, प्रोसीडिंग्स में देखिए, उन्होंने ये जो ग्रीन एनर्जी का इनिशिएटिव बता रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल काम है कि नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि मैं इलेक्ट्रिक कार लेके आ रही हूँ। हाँ, 2030 तक उन्होंने कहा था। हाँ, क्योंकि ये न्यूज़ बन नहीं पा रही, इतना बड़ा काम है कि आप, क्योंकि ये एमिशंस जो है, ये एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस जो गाड़ियों से आ रही हैं या आपकी बसेस जितने भी है,
ये बंद हो जाएंगी तो आपका क्लाइमेट चेंज के ऊपर उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट तो होगा ही है। दूसरा जो क्लीन बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग इसका कंसेप्ट है, गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप जितनी भी बिल्डिंग बन रही है उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और करना पड़ता है। जब वो स्मार्ट सिटी बन रहा है, जब वो स्मार्ट सिटी में जो भी JDA जो आपका JMC जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आपका कोई भी नक्शा जो पास कर रही है तो वो आपको वो मॉड्यूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे अपने घर में, तभी जाके आपको वो POS मिलेंगी। तो ये तो अच्छे स्टेप्स है गवर्नमेंट जो है वो कर रही है। थ्रस्ट भी है उनका, बहुत सारे प्रोग्राम है जैसे नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर है। उसके बाद आपका जो प्रधानमंत्री जी ने एक वो मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल सिटी में ये जो अर्बन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम उन्होंने शुरू किया हुआ है। स्टेट में जो हमारे यहाँ पे एक बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है LG साहब ने HADP करके, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है ये उसी मिशन को लेके चल रहे हैं कि कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए। गवर्नमेंट कोई भी होगा एट द एटमॉस्फेयर, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का गवर्नमेंट हो या मोदी जी का हो, गवर्नमेंट्स की थ्रस्ट रहता है। मैंने आपको बताया ना इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन नहीं है, तो उसका नीचे जो उसका इम्पैक्ट है उसको दिखने में थोड़ा टाइम लगता है। गवर्नमेंट के पास और बहुत सारा पैसा जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे हैं कि आप क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के, जैसे कैम्बा और एफॉरेस्टेशन, सॉइल कंजर्वेशन, आपका नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये थ्रस्ट एरिया है इनके। बायोफोर्टिफिकेशन, क्रॉप्स कैसी डेवलप की जाए, वैरायटीज़ कैसी डेवलप की जाए। ब्रीडर्स को बहुत बड़ा ऊपर से थ्रस्ट है कि ऐसी वैरायटीज़ डेवलप करें कम टाइम लेती हो, कम पानी का इस्तेमाल करती हो। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ठीक है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप का थ्रस्ट है PM साहब का और एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब का। फिर उसके बाद यूरिया का उन्होंने कोटिंग कर दिया है, नीम कोटेड यूरिया। पहले यूरिया ओपन था तो यूरिया के लॉसेस हो जाते थे, यानी आप 100 kg यूरिया डालती हैं तो सिर्फ 27 kg यूरिया ही यूज़ होता है क्रॉप में, बाकी हवा में चला जाता है, पानी में चला जाता है। पानी के वजह वो नीचे जाता है तो वो पोल्यूशन करता है, नाइट्रेट पोल्यूशन करता है। वो पानी जब हम पीते हैं बीमार होते हैं। और तो फिर पंजाब में ब्लू बेबी सिंड्रोम करके एक बीमारी डायग्नोज की गई थी PGI की तरफ से, जिसमें जब बच्चा पैदा होता है तो वो ब्लू होता है, उससे डेथ हो जाती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। फास्फोरस डाया जिसको बोलते हैं, DAP ज़्यादा यूज़ करते थे फार्मर तो यूट्रॉपिफिकेशन हो जाती है वाटर बॉडीज़ के ऊपर। आपने देखा होगा वो ग्रीन सा बन जाता है ज़्यादा सा। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको यूरिया को उन्होंने कोट कर दिया नीम के साथ। उससे यूरिया पहले क्या होता था, यूरिया फार्मर के लिए आता था तो इंडस्ट्रीज लेके चले जाते थे, उसको यूज़ करते थे स्टील इंडस्ट्री वाले। तो ये बहुत आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है गवर्नमेंट का, बड़ा अच्छा स्टेप है ये। उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ पॉलिसी मेकर्स को, उन्होंने यूरिया को पोर्ट कर दिया, इस पर नीम लगा दी है। एक तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, कैप्सूल शेप में हो गया, एक तो एफिशिएंसी बढ़ रही है और दूसरा वो जो मिस यूज़ हो रहा था वो नहीं होगा। ये सारे स्टेप्स वो ले रहे हैं। और जो रोड मैप्स मैंने आपको बताया UI की तरफ से आ रहा है, को भी अडॉप्ट किया जा रहा है। जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है, एनवायरमेंटल पार्क्स आपके दिख रहे हैं बनते हुए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि टनल्स जो है हमारे यहाँ पे बन रही है, टनल्स जो है वो ज़्यादा सेफ़ है। उत्तराखंड में अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से कैप्रीहेंशन लोगों के दिमाग में आ गया था जी। तो एक्सीडेंट जो भी था वो एक है रीज़न, बट ये है कि टनल्स दे आर मोर वायबल सस्टेनेबल सोल्यूशन, ज़्यादा इकोलॉजी को वो। लेकिन टनल हर जगह बन नहीं सकती, कॉस्टली बड़ी होती है। और लेकिन फिर भी टनल्स बन रही हैं, अच्छे हाईवेज बन रहे हैं। हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, जैसे हम जिस अर्बन एरिया में अगर हम जम्मू की बात करें तो या पेरी अर्बन एरिया में, तो हमें अपने घर में रूफ के ऊपर रूफ टॉप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ले, हम हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल करके हम अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हैं। बड़ा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपका लॉन है, अगर आपका लॉन में वहाँ पे वेजिटेबल वगैरह हुआ है जी, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आम आदमी तक कैसे पहुँचाई जाए वो मेरा और आपका काम है। और कहीं गवर्नमेंट गलत करती है, मैं गवर्नमेंट की तरफ से ये तो कह रहा हूँ अच्छा, और कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोताही होती है तो वो भी हमारा काम है उसको पिन पॉइंट करना। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर हमारे लिए सड़क ज़रूरी है तो जो सड़क कंक्रीट में कन्वर्ट हो रही है, जो जंगल कट रहा है, तो उतनी वो एफॉरेस्टेशन करना भी ज़रूरी है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर वो कैलिफोर्निया में जब मैं जा रहा था तो बहुत बड़ा जंगल था, किसी याद नहीं आ रहा मुझे कि वहाँ का जो नेशनल पार्क है वहाँ जा रहे थे, हमारी तरह ही था जंगल जैसा हमारा AP का।
बीच में से बहुत बड़ी सड़क है उनकी, लेकिन आगे पीछे रास्ते नहीं, बियर से वो बड़े पॉपुलर है बियर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितना मर्जी डेवलपमेंट करें, अर्थ उसको सस्टेन कर लेगा। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना आप कन्वर्जन कर रहे हैं उतना ही मिकदार में उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए फॉरेस्ट में, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट एज ए सिंकिंग सोर्स फॉर कार्बन, इट बाइंड्स द सॉइल फ्रॉम इरोजन। हमारे यहाँ पे स्टडी हुई है 35 टन सॉइल हर साल 1 हेक्टर लैंड से निकल जाती है, तभी का पानी कॉफी कलर का हो जाता है बरसात में। हाईवे के नालास जितने भी हैं उनका जो कलर है वो हो जाता है कॉफी कलर का। क्यों हो जाता है? क्योंकि बल्कि जी उसमें सॉइल है, सॉइल इरोजन हो रहा है, और सॉइल बनने में 1000 साल लगते हैं, 1000 साल, 750 से 1000 साल लगता है 15 सेंटीमीटर सॉइल बनती है। उसको कंजर्व करेगा कौन? जंगल करेगा। जब हम जंगल लगाएंगे, बाइंड करेंगे उसको, तो जंगल जो है वो आपकी कसरत है। जैसे वो कसरत करते हैं, वॉक करते हैं, तो ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट तो होनी है ना। जम्मू डेवलप हो रहा है, जम्मू में पुंछ का आदमी भी रह रहा है, किश्तवाड़ का भी रह रहा है, डोडा का भी रह रहा है, लोकल तो रह ही रहे थे। हमने भी अपने घर यहाँ नहीं है, और मैं जम्मू के लोगों को सलूट करता हूँ, जम्मू की पॉपुलेशन को, जम्मू की सोसाइटी को, कि बहुत बड़ा दिल है इनका, सबको एक्सेप्ट करते हैं जी, कश्मीर के लोगों को भी। तो जम्मू तो बड़ा ही रहा। अब जम्मू को कैसे सस्टेनेबल करना है वो JMC का काम है। हमारे जैसे पॉलिसी मेकर्स, हम पॉलिसी मेकर्स में तो नहीं है, पॉलिसी डिसीजन तो वहाँ होता है, बट हमको रिकमेंडेशन टाइम टू टाइम देते रहते हैं। हमने वासा जी जब उनके कम्युनिकेशन होता था, अभी राहुल यादव जी है, उनके लिए हम बता टाइम टू टाइम अगर वो पूछते हैं तो बताती है यूनिवर्सिटी की आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे आपको स्लाटर हाउस बनाना चाहिए अगर ज़रूरी है, कहाँ पे आपको गौशाला बनानी चाहिए, कि जो आपका ये जो नालाज है इनको कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसमें सेग्रीगेशन कैसी की जाए हैवी मेटल्स की, जो आपका स्लज निकल रहा है, ये सारी चीज़ें। ओके अभी हमने जैसे गवर्नमेंट की बात की, मुझे ऐसा लगता है कि लोकल बॉडीज़ भी, मैं जम्मू की सिर्फ बात करती हूँ, कि काफ़ी ज़्यादा आगे आ रही हैं। जैसे आपने सुना होगा क्लाइमेट फ्रंट जम्मू है एक, वो रायका के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो कटने में ही जा रहा है। अभी कुछ देर पहले शायद मूवमेंट भी चली थी, उनसे कुछ इंटरेक्शन हुआ है? मेरी उनसे तो नहीं हुई, कॉमन फ्रेंड है उनके थ्रू मेरी हुई थी। और वो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही जब उसको जजमेंट दे दिया, और वहाँ पे भी ये कमिटमेंट का इशू था कि रायका का जो एरिया है वो सेंसिटिव एरिया है, फ्रेजाइल है, तो वहाँ पे हाई कोर्ट को बिल्डिंग को बनाया जाए। थोड़ा सा इसको अगर हम इस तरीके से समझें कि जब ये हाई कोर्ट पाईतीर्थी में था, यहाँ से ये जानीपुर में शिफ्ट हुआ। जानीपुर में भी जंगल ही थे। जानीपुर में क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि फ्लैशबैक करते हैं, वहाँ पे हाई कोर्ट थे, उसी कम्प्लेक्स के अंदर मुबारक मंडी में डिस्कॉम साहब बैठते थे। डिस्कॉम एक छोटा सी पौड़ियाँ चढ़ के ऊपर जाके डिस्कॉम, वहीं पे आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस था। ठीक है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे ना, तो आपको पुराने किले वगैरह में बैठा, पुंछ में भी, पुंछ फोर्ट के अंदर तहसीलदार बैठते थे, डाटा एजुकेशन ऑफिसर बैठते थे, सारे लोग बैठते थे। तो फिर इसको जानीपुर में शिफ्ट किया, क्योंकि वहाँ बहुत कंजेशन हुई सिटी के अंदर। कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो है उनको हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जब जगमोहन यहाँ गवर्नर बन के आए स्वर्गीय जगमोहन जी, तो उन्होंने सब्जी मंडी यहाँ से उठाई प्लेट से, और वो ले गए नरवाद में। बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ, क्यों ऐसा किया जा रहा है, बट वो विजन था कि एक टाइम आएगा ये सिटी चौक हो जाएगी। आप इस बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा और थोड़ी डिटेल में समझिएगा। फिर दूसरा आया, उन्होंने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया, उन्होंने कहा कि वेयर हाउस यहाँ से मैं शिफ्ट करूँगा वहाँ पे। ध्यान से सुनिएगा, तो वेयर हाउस शिफ्ट हुआ तब भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो विजन था कि जम्मू एक्सपैंड करेगा। नहीं तो प्लेट में आपकी सब्जी मंडी थी। आपके जो बुजुर्ग ने पूछना होगा घर में जी, कि मैं भी बहुत छोटा था तब, याद आता है मुझे। फिर तीसरा उन्होंने हिस्टोरिकल डिसीजन ये लिया कि एशिया के पीछे से ट्रांसपोर्ट नगर को उठा के वो ऊपर लेके गए। तो तब भी बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ जी, क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं जब वो पढ़ाई करते हैं तो वो देखते हैं कि 20 साल 30 साल 40 साल के बाद फ्यूचर रोड मैप इस सिटी का कैसा होगा। ये उनके पढ़ाई का क्षेत्र है, एक्सपर्टीज है। जानीपुर में जो हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स बना है वो पर्याप्त है आज की डेट के लिए, नो डाउट। लेकिन जब इसकी कंट्रोवर्सी बनी, उस कंट्रोवर्सी के बाद जब वो कोर्ट लिटिगेशन हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंटलिस्ट से ये बात करके ये फैसला दिया कि वहाँ के हाई कोर्ट जो है एस्टेब्लिश किया जा सकता है।
और इंश्योर किया गया है कि जितना फॉरेस्ट फाइल होगा, जितना ट्री फेलिंग होगा, उतना वो होगा, क्योंकि देश के सबसे बड़े जो न्यायाधीश है वो खुद वहाँ इनॉग्रेट करने आए थे और वो बहुत सेंसिटिव है इन इशूज़ को लेके। ऑनरेबल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, और मैं तो उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। उनकी इनफैक्ट जो जजमेंट्स वगैरह हम देखते रहते हैं, हालांकि मेरा ये फील्ड नहीं है, तो उन्होंने तो उस बात के ऊपर मेक श्योर किया कि ठीक है, दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ J&K, so we are going to shift this High Court complex to Raika. And since Raika is the only probable site where we can make such a huge complex, एजुकेशन लॉयर्स की तरफ से भी हुई, उन्होंने भी कहा कि हमारा एक ही कम्प्लेक्स होना चाहिए। तो फ्लैशबैक में जब हम गए तो वहाँ से वहाँ शिफ्ट हुआ। पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस आपका यहाँ पे है, तो जम्मू यूनिवर्सिटी कहाँ थी पहले, यहाँ थी, वहाँ से वहाँ शिफ्ट हुई। सुपर स्पेशलिटी के नीचे आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो पहले वो वारन मंडी में ही था। तो ये एक्सपेंशन तो होनी ही होती है, बट पॉइंट वही है कि जो एक्सपेंशन हो रही है उस सेंसिटिव एरिया में ना करके अगर अवॉइड किया जा सकता है तो ना उसको छेड़ा जाएगा। अगर छेड़ रही है आपके पास कोई वाइएबल ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लग रहा है, अब जैसे एक्सपेंशन करते हैं अगर हम एयरपोर्ट का, तो हम एयरपोर्ट कहीं बनाएंगे ना। अगर हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया तो आई डोंट नो वेयर दे आर गोइंग टू सेलेक्ट, लेकिन अगर बनेगा तो वो लैंड को कन्वर्ट होगा ही होगा। गुरुग्राम की बात करते हैं, जिसको गुरुग्राम कहते हैं, जंगल था, वो पूरा जंगल था ना, पार्डो वहाँ पे जी सीखते थे। हाँ जी। तो क्योंकि ड्रोन अचानक ड्रोन वही, तो अब वहाँ पे पूरा कंक्रीट है, तो वो रिक्वायरमेंट है NCR की। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो पूरा कन्वर्ट हो गया, लोगों की जिंदगी वहाँ से चल रही है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है बनती है, गवर्नमेंट की क्या बनती है कि उतने सी चांस एरिया को आप कन्वर्ट करें, वहाँ पे कहीं लैकिंग ना हो। तो जब वो चीज़ CGI आए थे और जब वहाँ पे एजुटेशन हुई थी, तो मैंने किसी पोर्टल पे देखा था, फिर मैंने वो जजमेंट पूरी पढ़ी, क्योंकि ये कोर्ट में केस यहाँ लगा ना, सिंगर बैंड जबन बैंड जहाँ से उनते होते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने पूरा जो रिपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे तो उनके पास तो डिस्पोजल में सारे बड़े बड़े जो मतलब पॉलिसी मेकर्स है, डिसीजन मेकर्स है, साइंटिस्ट है उनको, तो उन्होंने ये डिसीजन दिया है और उन्होंने उसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन किया हुआ है, ग्रीन बिल्डिंग बनेगी वहाँ, जो मैंने बोला आपको, और मिनिमम डिस्टर्बेंस किया जाएगा, और जो डिस्टर्बेंस होगा उस डिस्टर्बेंस को जो कन्वर्जन होगा या डिस्टर्बेंस होगा उसको रीएश्योर किया जाएगा एफॉरेस्टेशन की शेप से। यहाँ पे एक्टिविस्ट हमारा एक काम बन जाता है कि हम मेक श्योर करें कि वो जो क्लास सुप्रीम कोर्ट ने दी है या वो जो ऑर्डर है उसको में कहीं कोताही न बरती जाए। ऐसे तभी बचाओ आंदोलन भी चलता है। आपने देखा होगा जब हम कभी कुछ रिवर डेज वगैरह आते हैं, हाँ, वो नवरात्रों में जब आता है तो वो ये अवेयरनेस है, तो कैसे किया जाए, कहाँ तक किया जाए, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स को भी मद्देनजर रखना पड़े। मैंने आपको मुबारक मंडी की इसलिए एग्जांपल दी कि डिफकॉम, मतलब डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस, अब आप देखते हैं ना रेलवे रोड, तो एक कमरे में वो डिफकॉम साहब बैठते थे, सुबह तो बुढ़िया चढ़की दीवान साहब होते थे वहाँ बाहर, और उसी डिफकॉम ऑफिस के नीचे मुबारक मंडी में वो टेंट वेंट लगे होते थे एजुटेशन के। आप पूछना अपने घर पे एल्डर्स को। फिर आपका पब्लिक सर्विस कमीशन पूरा वहीं पे था, फिर आपके जजेस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वहाँ पे सारे। तो अब आज की डेट में आप इमेजिन नहीं कर सकते ना कि डिफकॉम साहब वहाँ बैठे, पब्लिक सर्विस कमीशन का फिर 45,000 आदमी अपीयर हो रहा है एग्जाम में, बिल्डिंग तो चाहिए, और जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे चल रहा है, तो कोर्ट को वो स्पेस जो है उस स्पेस में आप जाइए, पार्किंग का बहुत दिक्कत। आप जाके देखें, मेरे तो घर में एडवोकेट्स है, सुनील सिटी भी है, अच्छे लीडिंग बहुत बड़े जम्मू के लॉयर है, अश्विनी जी है मेरे दोस्त हैं, कई बार जाना आना होता है तो है वहाँ पे इशू। अब वो जो वजह सेंसिटिव इकोलॉजिकल एरिया है उसको कैसे प्रिजर्व करें, वो उस कम्प्लेक्स भी बनाया जा सकता है। मैंने आपको अभी एरिया का एग्जाम्पल दिया कि रोड तो निकली, आगे पीछे लश करी है, तो बिल्डिंग बन जाए, आगे पीछे के फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए, इसको एज ए चैलेंज माना जाए, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए ग्रीन बिल्डिंग में। अभी आपने शायद न्यूज़ देखा होगा, 700 या 800 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट को भी दिया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने परसों, क्योंकि उनकी बिल्डिंग भी जो है वो पुरानी हो चुकी है, रिक्वायरमेंट है ना। अब मेरी यूनिवर्सिटी जो थी पहले RS-पुरा मेन कैंपस था, पहले तो इकट्ठी थी कश्मीर, फिर RS-पुरा से कन्वर्ट हो गई चट्टा में आई, क्योंकि एक्सपेंशन तो हो रहा है, सिटी आपकी एक्सपेंड होगी। पहले क्या थी, पुरानी सिटी, फिर रियाड़ी बना, सुभाष नगर बना, बख्शी नगर बना, फिर जानीपुर बन गया, आप कहाँ तक चलेंगे, कुंभलवाल, सैनिक कॉलोनी, छन्नी, सुंजमा। ये तो एक टाइम आएगा विजय जुड़ जाएगा, ये विजयपुर और ये बड़ी ब्राह्मणापुरा,
ये समा और जम्मू मर्ज हो जाएंगे आपस में, जैसे जलंधर और लुधियाना जी। तो वो तो बना है, बट कैसे उसको रीअप्रोप्रिएट किया जाए, कैसे उसको कंसिडर किया जाए, उसकी तरफ फोकस होना चाहिए। सर इस पॉडकास्ट के हम लास्ट लेग में हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए हाउ डू यू सी 20 to 30 years बाद में जम्मू एंड कश्मीर को? देखिए जो डेवलपमेंट है और साइंटिफिक कम्युनिटी जो डेवलपमेंट कर रही है, जिस तरीके का मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, जिस तरीके की डेवलपमेंट इंजन्स हो रहे हैं, जैसे इंजन्स आ रहे हैं, गाड़ियों की बात कर रहे हैं, जिस तरीके के मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, मतलब 100 मंजिल की एक इमारत हो, 100 मंजिल की, और उसका फुटप्रिंट, ध्यान से सुनिएगा, उसका फुटप्रिंट का जिसको कार्बन फुटप्रिंट है वो 5 मंजिल से भी कम हो, तो ये कमाल है ना। तो यहाँ साइंस कमाल कर रही है। ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए। जब मैं बाहर की कंट्रीज में जाता हूँ तो वहाँ पे उनके वहाँ बोर्ड्स लगे होते हैं कि इस बिल्डिंग का ट्यूशन कितना है, इस बिल्डिंग में क्या है, सारा कुछ एनर्जी कंजम्पशन रेट वगैरह। तो मैंने देखा, मैं हैरान हो गया कि 100 मंजिल के टावर्स और उनकी एमिशन 10 मंजिल बिल्डिंग से भी कम। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास ऐसे मॉड्यूल्स, हमारे पास ऐसी टेक्निक्स, ऐसी टेक्नोलॉजीज है। तो आने वाला टाइम अगर हम इसको ऐसे ही जाने देंगे बिना चेक एंड बैलेंसेस, जो मन में आ रहा करेंगे, तो फिर तो माँ जो हमारी पृथ्वी है वो तो खराब होगी और ह्यूमैनिटी को भी उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ रहा है। पिछले 3-4 साल पहले याद होगा आपको कि एक गवर्नमेंट थी, मुझे याद नहीं आ रहा, सी के अंदर जाके उन्होंने कैबिनेट मीटिंग की थी अलर्ट करने के लिए कि भाई सी लेवल राइज हो रहा है। इसी तरीके से जो ह्यूमन की हमारी नीड्स है, देखिए ना, हमारी आपकी नीड्स भी तो है कि हमें पढ़ाई भी करनी है, हमारा घर भी एक्सपेंड होगा, फैमिली भी मल्टीप्लाई होगी, हमें गाड़ी भी लेनी है। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर हम चलते जाएंगे, जो नई नई डेवलपमेंट्स आ रही है, क्लाइमेट फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजीज आई है, अगर हम उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो फ्यूचर डरावना नहीं है। तो मैं आपको हॉलोकास्ट या वो डार्क वाली सीरीज जो नेटफ्लिक्स की, वैसी बात नहीं करूँगा। अपसाइड डाउन, अरे ना अरे चैलेंजेस है, अपॉर्चुनिटीज भी तो है ना। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि लोग अवेयर नहीं है। मास्क लगाना किसी को पता था, लेकिन जब इतना बड़ा थ्रेट आया तो सबने मास्क लगाया और हमने डिफीट किया कोविड को। नो डाउट कि हमारे बहुत सारे लोग, प्यारे लोग चले गए क्यों तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए। तो क्लाइमेट चेंज, हम कभी भी ऐसी दुआ नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट है, चैलेंज है सबके लिए, हमें करना है इसको ठीक। हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम साइंटिफिक कम्युनिटी की बात मानेंगे, साइंटिस्ट की बात मानेंगे, जो साइंटिस्ट बता रहा है, जिसके पास रिसर्च का एक्सपीरियंस है, जिसके पास लैब का एक्सपीरियंस है, जिसके पास फील्ड का एक्सपीरियंस है, अगर आप उसकी बात मानेंगे, चाहे वो कोई भी शोबा हो, नेचुरल रिसोर्स की बात करें, जियोलॉजी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, मैरीन लाइफ की बात करें, अगर आप उसकी बात सुनते हैं और उसकी बात को अडॉप्ट करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, तो बहुत मज़ेदार ज़िंदगी है। जावेद साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, जावेद अख्तर साहब ने कहा मुझे तो मरने से डर लग रहा है। इसमें बोला क्यों आपको, मतलब इतनी अच्छी फ्रूटफुल लाइफ? कह रहे अभी तो मोबाइल आया था, अभी तो इतना कुछ आया था कि मैं रात में बैठ के बात कर सकता हूँ किसी से। पहले तो इतनी जोर से हेलो हेलो करके बातें करनी पड़ती थी। तो लाइफ तो इतनी खूबसूरत अभी बनी है ना, साइंस की वजह से बनी है। आप मुझे जीपीएस लोकेशन भेजती है और मैं आपके स्टूडियो में आता हूँ, इतने प्यारे से स्टूडियो में। नहीं तो पूछते पूछते आता, इसके में 10 जगह रुकता जी। फोन पे बात हो रही है, मोबाइल पे बात हो रही है, ये कितना अच्छा है, साइंस पे दिया हुआ है। लेकिन इसको कैसे अडॉप्ट किया जाए, वो कैसे मिनिमल डिस्टर्बेंस की जाए, साइंटिफिक कम्युनिटी की बात मान के अगर हम चलेंगे तो आने वाले दिनों में जॉयस रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। नहीं मानेंगे, देन देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देन देयर विल बी बिग प्रॉब्लम। आपका इकोलॉजी, कितनी सारी स्पीशीज तो आपकी वैनिश हो चुकी है पूरी, और वो अनरिकवरेबल है। आपके वाइल्ड लाइफ अंडर थ्रेट है। अभी पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आई कि स्नो लिपर्ड की जो पॉपुलेशन बढ़ी है, दैट्स अ गुड साइन, वेरी गुड साइन। आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एंड आई कंग्रेचुलेट ऑल द ऑफिसर्स who are discharging their duties with utmost sincerity
ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। लद्दाख में सबसे ज़्यादा मिले हैं, वो सलूट करता हूँ मैं उनको। तो ये जो चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे तो ये फिर आप जैसे आज से 20 साल के बाद बोलेंगे बच्चे को भी चिड़िया होती थी, है ना, वो डायनासोर होते थे। चलिए वो तो नेचुरल कैटास्ट्रोफी थी, डायनासोर चले गए, डायनासोर होते तो हम नहीं होते। लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, किया जा सकता है, सिर्फ आपको एक्सपर्ट की बात माननी है। आप बीमार होते तो डॉक्टर की बात मानते हैं ना, जब आप ठीक हो जाते हैं डॉक्टर की बात नहीं मानते। डॉक्टर आपको कहता है एंटीबायोटिक खानी है, डॉक्टर आपको कहता है कि आपने ये लैक्टोबैसिलस खाना है, आपको तली हुई चीज़ें नहीं खानी। हम कहते हैं नहीं मैंने नहीं खानी, मुझे ठीक हो रहा है। 6-7-8 दिन खाते हैं, पूरा फॉलो करते हैं उसको। फिर जब आप ठीक हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिर से हम लोग गोलगप्पा खाते हैं, फिर से हम वो कुछ करते हैं। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो मेरी पृथ्वी माँ है ये अभी बीमार हुई नहीं है, बट ये हम उसको बीमारी की तरफ लेके जा रहे हैं। जब ये एक बार बीमार हो जाएगी तो फिर ये नुकसान जो करेगी उसका लेवल बहुत डिवास्टेटिंग होगा। उस फेज पे ना पहुंच के चीज़ों को करेक्टली फॉलो किया जाए विद अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन, ऑनेस्टी के साथ। और जो बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं जिनके हाथ में ताकत है, जो लोग देखिए हम तो साइंटिस्ट हैं, आप मीडिया में, हम लोग तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो लोग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर है या कोई फॉरेस्ट का कमिश्नर है या कोई बड़ा आला ऑफिसर है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिस, ये उनके पास इम्प्लीमेंटिंग पावर्स है, हमारे पास नहीं है। हमारी वो लाइन भी नहीं है क्योंकि हमने वो लाइन चुनी नहीं। तो हमने जिस लाइन में चुना है हम आपको इनपुट दे सकते हैं, आप उस इनपुट को इस्तेमाल कीजिए और निश्चिंत होकर रहिए। पॉसिबिलिटी है, अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है बहुत अच्छे तरीके से। इतना बड़ा प्लेनेट सस्टेनेबल है ये। लेकिन अगर हम इसी स्पीड से और इस डिवास्टेटिंग स्पीड से अगर हम चलते रहेंगे, दैन जो मैं आपके ऑडियंस को नहीं बताना चाहता क्योंकि वो थोड़ा सा डार्क साइड आ जाता है, फिर दिक्कत होगी। वो दिक्कत जो है वो रियल है। जैसे कि मैंने कहा कि ग्लोबल टेररिज्म, न्यूक्लियर वार से बड़ा थ्रेट, न्यूक्लियर वार से बड़ा थ्रेट क्लाइमेट चेंज है। अगर आप इसको सीरियस नहीं लेते हैं, आप मीन्स मैं आपको एड्रेस नहीं कर रहा हूँ किसी और पे, मैं अगर इसको सीरियस नहीं लेता हूँ तो ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और आने वाली जनरेशन हमको कभी भी माफ़ नहीं करेंगी कि हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, उनके पास रिसोर्सेज भी थे, टेक्नोलॉजीज भी थी, मॉड्यूल्स भी थे, साइंटिफिक कम्युनिटी उनको बता भी रही थी, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया। तो देखो आज ये हाल है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वो कर्स जो है उस आने वाली जनरेशन का, उसको रोका जा सकता है। फॉर्चुनेटली मैंने कहा कि ग्लोबल लेवल पे जो हमें एक्सपोजर मिला, बाहर जानेगा, यूएस जानेगा, तुमने ये देखा कि लोग अब अवेयर हो रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि रहना आपने यही है, इसी पृथ्वी पे रहना है। पहले लोगों को लगता था अनटचेबल है, मेरे पास पैसा है तो मैं बच जाऊंगा। कोविड ने लेकिन वर्ल्ड को पैरेलल कर दिया। कोविड ने कहा आ जाओ सामने, तुम अमीर हो मैं गरीब हूँ, तब भी तुमको भी वही दिक्कत होगी। तो ऐसी कोई पेंडेमिक या एपिडेमिक कोई होगी तो उससे मतलब ये ना झटका होता है एक नेचर की तरफ से कि जाग जाओ भाई, अपने आप को ज़्यादा तीर क्या बोलते हैं फन्ने खान मत समझो। क्योंकि मैं लियाकत साहब का एक शेर है कि मुझे याद नहीं आ रहा पूरा कि सब तैराक बने फिरते हैं लेकिन दरिया अपना हुनर जानता है। सब तैराक बने फिरते हैं पर दरिया अपना हुनर जानता है। इसको अगर आप डीप में पढ़ेंगे ना तो सोसाइटी के हम सारे अपने आप को बड़े कलाकार समझते हैं, लेकिन कुदरत जो है ना वो अपना हुनर जानती है, उसको सीधा करना आता है। आप स्पीशीज है, वी आर जस्ट होमो सैपियन। हमारे साथ की पैरेलल जो स्पीशीज थी, मुझे याद नहीं आ रहा साइंटिफिक नेम उनका, बिल्कुल बराबर थी, हमसे ज़्यादा ताकतवर थे, हमसे ज़्यादा हाइट थी, पावरफुल थे, सिर्फ उनको बेंडिंग पावर नहीं था किसका और अंगूठा नहीं था। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में हमने उनको ओवरकम कर दिया, हम आ गए और वो लोग वैनिश हो गए। नियंत्रित पता नहीं क्या कहते, मुझे याद नहीं आ रहा। I will message you for your audience। तो पैरेलल स्पीशीज की मैं बात कर रहा हूँ, होमो सेपियंस की और उनकी, और वो वैनिश हो गए। क्यों? क्योंकि वो अडॉप्ट नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थंब एंड दिस बेंडिंग है। अगर आप इसको इस स्केल पे समझेंगी ना तो आप हम क्या है, कुछ भी नहीं है। एक मटेरियल ऊपर से गिरे प्लेनेट पूरा तबाह हो जाता है। इतना अच्छा खूबसूरत में कुदरत की तरफ से पता नहीं हम लोगों ने कितने अच्छे कर्म किए हुए कि हम इस वक्त जी रहे हैं कि इतना अच्छा माहौल है, इतना सब कुछ अच्छा है।
तो इसको क्यों ना कंजर्व या प्रिजर्व किया जाए और इस टेक्नोलॉजी का, इस सब चीज़ों का पॉजिटिव फायदा लिया जाए। ओके, थैंक यू सो मच सर, हमें इतना ज़्यादा अवेयर करवाने के लिए क्लाइमेट के चेंज के, स्मार्ट एग्रीकल्चर के चेंज पर। जाते जाते अगर हमारे लिए या फिर हमारे जैसे यूथ के लिए आपके पास कोई मैसेज है तो प्लीज। मेरे घर में मेरा अपने जो बड़े बेटे हैं वो 7th पे है। ओके। और जैसे कि आपके साथी यहाँ बैठे हुए हैं स्मार्ट आदमी, ये भी यंग है, इनके जैसे कई लोगों के लिए मेरा यही मैसेज होता है कि छोटी छोटी चीज़ें आप करें। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, आप कमरे से बाहर जा रहे हैं, लाइट बंद कर दीजिए, कूलिंग कर लीजिए, अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कितनी रिक्वायरमेंट है। अब ये कंज्यूमरिज्म वाले मेरे पीछे ना पड़ जाए कि बोलेंगे ये कह रहा है कि आप मार्केटिंग मत कीजिए। आपके पास 50 पेयर्स ऑफ पेंट्स पड़ी हुई हैं अंदर और है भी सारी घास थी गुच्छी की, है ना। दिक्कत है, फिर इतना प्रोडक्शन होगा तो फिर क्यों दिक्कत होगी ना। तो आप मिनिमलिज्म जो आपको बताया जा रहा है या गांधीयन जो थॉट है उसको आप करिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा ज़्यादा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू। बट अगर आप एक्स्ट्रा मत कीजिए। और दूसरा, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद दूँगा आपके इस इनिशिएटिव को कि आपने जम्मू में एक इतना अच्छी एम्बियंस पैदा की है। ईश्वर आपको, मौला आपको और ताकत दे, आपकी टीम को ताकत दे, तरक्की दे, और हमें भी आप बताएं, हम आपकी अगर किसी भी शोबे में कहीं भी इमोशनल, कहीं फिजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कहीं भी आपको कहीं अगर आप आपकी हेल्प कर पाए, और मैं आपसे ज़रूर अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी टीम को लेकर मेरी यूनिवर्सिटी ज़रूर आए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। हम आपको बताएंगे कि जो रिसर्च हम कर रहे हैं फील्ड में, लैब में, वो क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरे आपके जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको यही है कि आप नेट पे जाए, सर्च करें, मेरी बात को भी सुने और नेट पे भी जाके देखें। क्लाइमेट स्मार्ट साइंटिफिक प्रैक्टिसेस अपनी आई, तो बहुत मज़ेदार टाइम है। जैसे जावेद अख्तर साहब ने कहा कि डर लग रहा है मुझे कि मैं क्यों जा रहा हूँ या चला जाऊँगा, मैं तो और जीना चाहता हूँ 100-200 साल। वो मैं उनका फ़ोटो देख रहा हूँ तो मुझे याद आ रही है हमने आपके स्टूडियो में, तो वही आप इंटरव्यू देखना होगा वो। अभी तो इतना मतलब मज़ा है ना, मोबाइल आपके पास, कुछ भी कर सकते हैं। पहले आप जरा देखें, पहले ठीक है, पहले क्रेज़ होती थी इन चीज़ों की, ये था, चीज़ें थी, चिट्ठी आती थी, चिट्ठी में फ्रेगरेंस होती थी, बट इसके फ़ायदे कितने हैं। पेपर आपने अमेरिका भेजा, पब्लिश होकर आ रहा है, मुसीबत लोड कर रहे हैं, टिकट आप बायर की यहाँ से हुआ है, तो इसका पॉजिटिव बेनिफिट लीजिए। जो साइंस ने आपको डेवलपमेंटल पाथ पे चढ़ाया उसका पॉजिटिव बेनिफिट लीजिए। और ये विरोधाभास शुरू से रहा है जब से इंसान आया है, तो लेकिन हमेशा अच्छाई की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। तो शुक्रिया आपका और आपकी पूरी पास्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विवेक आर्या। आई होप आपके जितने भी क्लाइमेट को रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो पूरे कवर हुए होंगे। ये टॉपिक हमारे रिस्पेक्ट में बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वी डिडंट हैव द गुड सोर्स जिससे हमें मालूम पड़ सके कि ये क्यों हो रहा है। सो आई गेस ये पॉडकास्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। प्लीज़ शेयर दिस पॉडकास्ट टू योर फ्रेंड्स, फैमिली. Make sure to subscribe to the channel and we will see you in the next one.